स्टार्ट हो गया। आज सुनाई पड़ आवाज आप तक सुनाई पड़ रही है? वो नीचे कोई कमेंट करे। कोई कुछ नहीं रहा। आपके फोन से प्रेम शंकर का नंबर होगा? प्रेम शंकर, एक बार उनसे कॉल करके पूछते हैं। जी जी, लोग जोड़ने लगे। हाँ जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है क्या? हाँ सर, पढ़ रही, बोल रहे हैं। हाँ, आज मुझे आप लोगों से अरे अब बीच में बंद कर दो। आप बोलिए सर, शुरू है। ये आप लोगों से ये जो इस समय भारतीय समाज और देश में महामारी आई हुई है, उसके प्रसंग में सामाजिकता की वास्तविकता, स्थिति और संभावनाओं के बारे में बात करनी है। पहली बात यह है कि प्रकृति, समाज या देश के महामारी जैसी स्थिति ले आती है तो और समाज की सामाजिकता की पहली परीक्षा होती है, जांच परख होती है। अभी यह जो महामारी सामाजिकता विकसित होने के बदले विनष्ट हो रही है। पहली बात यह कि के शासक बिना भाषा, साहित्य और समाज को समझे बूझे आदेश और उपदेश देते। जैसे कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी अगर है शारीरिक दूरी, तो उसको कहते हैं दूरी। सामाजिक दूरी एक सामाजिक किसी चीज से नहीं लड़। शारीरिक दूरी तो समझ में आती है कि ताकि एक दूसरे को प्रभावित ना करे, पर शारीरिक दूरी के बदले उसको सामाजिक दूरी कहा जा रहा है। दूरी तो समाप्त हो जाएगी। भारत जैसे देश में सामाजिक दूरी तो एक स्तर पर 5000 वर्षों से है। दलितों से सवर्णों की सामाजिक दूरी 5000 वर्ष की है। क्या बना है उससे? अधिकांश चीजें बिगड़ी हैं। इसलिए पहली बात यह है कि बड़ी विपत्ति का सामना करने के लिए भाषा की समझ जरूरी है, क्योंकि मनुष्य एक भाषिक प्राणी है।
भाषा के माध्यम से ही वह आत्मबोध प्राप्त करता है और जगत करता है, अपने को जानता है और आस दुनिया को भी भाषा के ही माध्यम से। जब रखा जाएगा तो परेशानी होंगी। ठीक है, मैं अपना फोन भी लगा दूं। सामाजिकता का दूसरा देश में गरीब मजदूर बहुत हैं। मजदूर इस देश में एक के बेटे, बिहार के बंबई, बंगलोर, यहाँ तक कि ट्रावनकोर, कोचीन तक आते हैं मजदूरी करने आते हैं। लेकिन इस महामारी के मारे वहां से बड़े पैमाने पर लगभग लाखों और अब तो करोड़ों की संख्या में उनका पलायन हो रहा है। पलायन को जो सरकारी स्तर की ओर से नाम दिया गया है, वो ये और भी अपमानजनक है। प्रवास है असी का हम लोग जो अर्थ समझते हैं, जो अर्थ होता है वो लगभग विदेशी के अर्थ में होता है। एक जमाने में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, अब फिर से बोलिए। स्टार्ट। अब कहा बीच जहां से छोड़ा था वहीं से कि शुरू। मैं यह कह रहा था कि करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश के मजदूर देश के विभिन्न भागों के बड़े जी आया। एक बार पूछ लीजिए सर कि आवाज आ रही है फिर से। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? क्या कुछ उधर से आ रहा है रिस्पांस? नहीं। हाँ, आ रहा है सर। अब शुरू कीजिए सर। ये मेरा चालू डंडू? जी जी। मेरी आवाज जा रही है? जी आ जा रही, बताएं। मैं यह कह रहा था कि विभिन्न देश के विभिन्न भागों में जो उत्तर प्रदेश और बिहार के करोड़ों की संख्या में मजदूर मजदूरी करने गए थे, उनकी मजदूरी बंद हो गई, नौकरियां छूट गई, तो घर लौटने के अलावे उनके पास कोई और उपाय नहीं था, क्योंकि उनको जो कुछ खाने पीने रहने की सुविधा उपलब्ध थी वो सब समाप्त हो गई। लेकिन घर लौटना भी उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि हजारों मील की यात्रा करनी थी। सरकारों ने 3-4 काम किए जो देश के दुश्मनों के साथ किया जाता है, नागरिकों, देश के नागरिकों के साथ नहीं।
सरकारों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, सील कर दी, घुसने नहीं देंगे। जहाँ के मजदूर थे उन राज्यों की भी सरकारों ने, जैसे बिहार की सरकार ने मना कर दिया कि हमें तो इतनी बड़ी संख्या में हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें डर है कि उनके आने से यहाँ महामारी और फैलेगी। अरे तो जाएंगे कहाँ, घर उनका वहाँ है। तो इसलिए उससे मजदूरों की बेचैनी और बढ़ी, क्योंकि उनके घर परिवार के लोग उनके लिए चिंतित थे, उनके वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए। यही नहीं, उनके आने जाने का कोई उपाय नहीं था, तो लोग हजारों मील की यात्रा पैदल करने लगे। पैदल यात्रा के जो परिणाम हुए वो पूरे देश के सामने हैं। उसमें असंख्य मजदूर भूख प्यास से और दुर्घटनाओं से मर गए। उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। हमारे देश में एक विडंबना ये भी है, यहाँ कोई गाय मर जाए, कोई हाथी या हथनी मर जाए, तो भारतीय संस्कृति की बेचैनी बढ़ जाती। पर आदमी मर जाए तो किसी को कोई चिंता नहीं होती, कोई उस पर बेचैन नहीं होता, कोई विरोध नहीं करता, कोई बात नहीं करता। ये असंख्य मजदूर, सबको देश भर को मालूम है कि रेलवे लाइन, क्योंकि पुलिस वाले डंडा मार मार के उनको लौटा रहे थे, तो सड़क से चलने के बदले पुलिस रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। उसमें से रेलों से कट के बहुत मर गए, कुछ तो सो गए थे रेलवे लाइन पर और इसलिए भी कट के मर गए। यह जो मजदूरों की तबाही और परेशानी है, वह देखकर मुझे निराला की एक कविता याद आ रही थी बार बार। गहन है यह अंधकारा, यह अंधेरा अत्यंत गहरा है, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। मतलब स्वार्थ के पर्दे में हमारी लूट हो रही। यही नहीं, ऊपर से एक और अपमानजनक बात देखी, वो सब मजदूर भारतीय नागरिक हैं, तो उनको प्रवासी कहने का क्या मतलब जी? अगर खाली एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना प्रवासी होना है, तो इस देश की सरकार ही प्रवासियों की सरकार है, क्योंकि इसमें भारत सरकार में बहुत सारे लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश, दूसरे प्रांतों से आके दिल्ली में शासन कर रहे हैं। तो क्या वो प्रवासी हो गए? यही नहीं, नीतीश कुमार मान लीजिए हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो दिल्ली आए तो प्रवासी हो जाएंगे क्या? दिल्ली आके उनको प्रवासी कहा जाए तो कैसा लगेगा? तो एक मजदूर जो है दिल्ली में है, वो प्रवासी कैसे हो गया? इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि एकाध प्रांतों ने उनको प्रवासी कहने के बदले अतिथि कहना पसंद किया। यह ज्यादा मानवीय शब्द है, यह ज्यादा सामाजिक शब्द है। यही नहीं, मजदूरों की तबाही बर्बादी पर न किसी की मानवीयता जगी, न किसी की सामाजिकता जगी। एक से एक दुखद दृश्य हम लोगों के सामने टेलीविजन के माध्यम से आए। मैं एक दो का हवाला देना चाहता हूं। एक ट्रेन की एक
घटना सुनाना चाहता हूँ। एक ट्रेन में एक बच्चा है, अपनी माँ के साथ जा रहा है। माँ मर गई है, चाहे भूख से मर गई हो चाहे बीमारी से मर गई। अब बच्चा तो मृत्यु को नहीं जानता पहचानता। वो अपनी माँ की चद्दर हटा हटा के ट्रेन में ही बार बार अपनी माँ को देख जगा रहा है। वो समझता है कि सोई हुई है। यह हृदय को हिला देने वाला दृश्य था। इस पर किसी की संवेदना और सामाजिकता नहीं जगी। इसका मतलब यह भी है कि अपना देश और इस देश के सरकार में क्रियाशील लोगों की सामाजिकता और संवेदनशीलता लगभग मर गई दिखाई देती। एक समस्या और मैं कह रहा हूं। असल में मनुष्य की सामाजिकता को बनाने, जगाने और विकसित करने का काम साहित्य करता है। हमारे देश के शासकों की, प्रशासकों की समस्या ये है कि वो साहित्य पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़ते भी हैं तो विदेशी साहित्य ज़्यादा पढ़ते हैं, स्वदेशी साहित्य लगभग नहीं के बराबर पढ़ते। मतलब हिंदी साहित्य नहीं पढ़ते। वो क्या जानते हैं कि निराला ने यह कविता लिखी है कि गहन है यह अंधकारा। यही नहीं, चूंकि अधिकांश मजदूर बिहार उत्तर प्रदेश के हैं, जहाँ की मूल भाषा मातृभाषा भोजपुरी है, तो जो मजदूर ट्रेन में जाते रहे हैं या पैदल जाते रहे हैं, उनकी स्थिति बयान करने के लिए भोजपुरी में अनेक मार्मिक कविताएं और गीत गाते चलते रहे हैं। मैं 2-3 का हवाला देना चाहता हूँ। एक गाजीपुर के कवि हैं, गोरख के समय के, गोरख पांडे के मित्र भी रहे हैं, विनय राय। उनका एक गीत है, माई रे माई बिहान होई कहिया। ये गाते हुए मजदूर चले जा रहे हैं। उनको, मजदूरों को लगता है कि हम अंधेरी रात में चल रहे हैं, तो बिहान माने सवेरा कब होगा, उनकी चिंता यही। उसकी अगली पंक्ति है कि भेड़ियन से खाली सिवान होई कहिया। माने हमारी चारों ओर जैसे खूंखार भेड़िए हैं, इनसे हमें मुक्ति कब मिलेगी। उसी तरह से ऐसे गीत भी हैं कि जैसे मान लीजिए कि सारे शहरों को बनाने वाले मजदूर ही हैं। बहुत पहले गोरख ने एक कविता लिखी थी, स्वर्ग से विदाई। गोरख की उस कविता का प्रेरणा स्रोत था रविन्द्रनाथ टैगोर का एक गीत, स्वर्ग से विदा। माने शहरों को स्वर्ग तो मजदूर बनाते हैं, पर जब बना देते हैं तो वहां से उनको विदा, भगा दिया जाता है। विदा क्या मतलब, भगा दिया जाता है। इसमें सबसे अधिक भगाने का काम इस महामारी के दौर में ऐसे मजदूरों का किया गया, क्योंकि उनकी कोई अस्थाई नौकरी नहीं होती, कोई कानूनी बहुत अधिकार नहीं है, और इसलिए उनको, उनकी नौकरी छुड़ाना, उनको भगाना, उनका जो रहने की जगह है वो उसको छीन लेना, ये बहुत आसान काम है। यह भी सामाजिकता के नाश का एक सबूत है और रूप भी है जो दिखाई दे रहा है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस बीच में
मजदूरों के लिए संवेदना और सहानुभूति और सामाजिकता विकसित करने के बदले मजदूरों के दमन की कोशिशें अधिक हो रही हैं। माने अनेक राज्य सरकारों ने अपने मजदूर संबंधी कानूनों में ऐसे बदलाव किए हैं कि वर्षों के, कई सौ वर्षों के उनके अर्जित अधिकारों को छीन लिया है। मतलब 8 घंटे सेवा करने के बदले 12 घंटे कराएंगे और कोई उनको ओवर टाइम भी नहीं देंगे। माने उन मजदूर जो पहले स्वतंत्र मजदूर थे अब बंधुआ मजदूर हो गए। यह भी सामाजिकता के नाश का एक सबूत है और यह सब है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत पहले परती परिकथा उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु ने एक महान वाक्य लिखा था कि मनुष्य को सामाजिक और समाज को मानवीय बनाना ही मनुष्य की मुक्ति का मार्ग है या पंथ है। अब यह काम मनुष्य को सामाजिक बनाने का काम साहित्य करता है। यहाँ भी आपने देखा कि हर प्रसंग में जो गीत लिखे गए हैं भोजपुरी में, हिंदी में, वो मनुष्य की मनुष्यता और सामाजिकता की ही अभिव्यक्ति करते दिखाई देते। उन्हीं के माध्यम से मनुष्य की मनुष्यता प्रकट होती है। कभी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है। मुझे बराबर यह लगता है कि मातृभाषा में ही लिखी हुई कविता सच्ची मनुष्यता की मातृभाषा होती है। इसलिए भोजपुरी में, अवधी में, ब्रजभाषा में या मैथिली में लिखी कविताएं इस बीच में सामने आई हैं। अब मजदूर प्रार्थना करते हुए सरकार से कहते रहे हैं, गीत गाते रहे हैं कि हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, जैसे वो कोई अपराध किए हुए हो। पर सरकार है कि जैसे लगता है कि वो मजदूरों को गांव भेज देंगे तो बड़ी भारी कृपा कर देंगे। इसलिए महामारी के दौर में सामाजिकता के विकास की जो संभावनाएं थी उस पर तो किसी ने ध्यान दिया नहीं, बल्कि उसके विनाश पर ज़्यादा, विनाश की कोशिश ज़्यादा की। और कुल मिलाकर इस देश में सामाजिकता और मानवीयता दोनों का विनाश हुआ है, यह साफ दिखाई दे रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस प्रसंग में सरकार की आलोचना करते हैं उनके पीछे लोग कानून और दूसरे चीजों का उपयोग करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। अरे सच बोलना भी अब इस लोकतंत्र में अपराध हो रहा है। ऐसे में मनुष्यता और सामाजिकता का विकास कहाँ से होगा? इसलिए इस महामारी ने भारतीय समाज की मानवीयता, सामाजिकता, जनतांत्रिकता
सबकी पोल खोल दी है। देखिए स्वतंत्र समाज में क्या होता है, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। आप में से अधिकांश लोगों को मालूम है कि इस समय अमेरिका में अश्वेतों ब्लैकों का बड़ा भारी आंदोलन चल रहा है, क्योंकि वहाँ एक ब्लैक को व्हाइट सिपाही ने उस अपने घुटने से उसकी गर्दन दबाकर मार डाला। उसके बाद से सारे अमेरिका में आंदोलन शुरू हो, राष्ट्रपति तक हिल गए हैं, वो बेहोशी में कुछ का कुछ बोल रहे हैं। अब एक स्वतंत्र देश में क्या संभव है, उसका सबूत अमेरिका में मिल रहा है कि वहाँ के तथाकथित ये जो ट्रम्प नामक के राष्ट्रपति हैं, उनको वहाँ के एक पुलिस अधिकारी ने बयान में 4 दिन पहले कहा कि नहीं बोलना आता तो चुप रहो। यही नहीं, वहाँ के जो अश्वेत नागरिक हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, वो कोई विदेशी आक्रमणकारी हैं क्या कि उन्होंने ये घोषणा की कि हम सेना बुलाएंगे। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं उसका भी विरोध वहां हुआ। इसलिए स्वतंत्र देश में कुछ कहने, सरकार की आलोचना करने, लोगों का दुख दर्द सामने लाने और उस दुख दर्द की वास्तविकता से बाकी लोगों को परिचित कराने का अधिकार जब तक नहीं रहेगा, तब तक देश में न कोई लोकतंत्र रहेगा, न सामाजिकता रहेगी, न मानवीयता रहेगी। इसलिए इस महामारी के समय जो बड़े पैमाने पर उथल पुथल हुआ है, उसने देश के नागरिकों को अपनी व्यवस्था, सत्ता, राजसत्ता के स्वरूप, स्वभाव और व्यवहार पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है, मजबूर भी किया है और प्रेरणा भी दी है। मुझे इसका सबसे अच्छा यही पक्ष लग रहा है। अन्यथा जो मजदूरों की तबाही और बर्बादी है वह तो बहुत ही निराशाजनक और हताशाजनक है। यही मुझे संक्षेप में आपसे कहना था। यही है। 1-2 और बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। देखिए, जब भी बड़े पैमाने पर महामारी जैसी चीज आती है तो एक दूसरे से सहयोग करते हुए, एक दूसरे की सेवा और सहायता करते हुए उस महामारी से लड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है और उससे बाहर निकला जा सकता है। यह काम शारीरिक दूरी बनाए रखिए, पर सामाजिक दूरी को भूल जाइए। हमें सामाजिक दूरी नहीं, शारीरिक दूरी बनाए रखना है कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए। इसलिए इस क्रम में भाषा के स्वरूप पर भी सोचना विचारना चाहिए और लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कई बार गलत भाषा के प्रयोग से भी कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिनसे बातें सुलझने के बदले उलझ जाती हैं, बनती नहीं हैं, बल्कि बातें बिगड़ने लगती। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। यह जो महामारी है, यह
पहली बार आई हो, महामारी पहली बार आई हो ऐसा नहीं। इस देश में महामारियां आती रही हैं। एक भयानक महामारी आई थी 1918 में, प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद, जिसको स्पेनिश फ्लू कहा जाता था। उसमें उस महामारी से इस देश में 1.5-2 करोड़ लोग मरे। अभी संयोगवश उतने लोग कोरोना के शिकार नहीं हुए हैं। हमारे हिंदी के लोगों ने इन बातों पर ध्यान दिया है। मैं एक हिंदी के कवि हैं पंकज चतुर्वेदी, उनकी एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कैसे ऐसी समस्याओं में संवेदनशीलता के साथ चीज़ों को सोचना विचारना चाहिए और देखना चाहिए। मिला जी? एक दे दो, कोई पढ़ दो। वो पहले वाला नहीं, दूसरे तीसरे वाले में से। वो दुख, कोरोना जैसी महामारी किसी ने देखी, हाँ वही लिखा जाना चाहिए। हाँ। दुख लिखा जाना चाहिए, जो उस पर निराला ने। यस। कोरोना जैसी, एक पंकज चतुर्वेदी की कविता है, कोरोना जैसी महामारी किसी ने देखी नहीं है। इसके पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था। सिर्फ हिंदुस्तान में 1.5 से 2 करोड़ लोग मरे थे। महिषा दल में निराला को तार मिला, तुम्हारी स्त्री सख्त बीमार है, आखिरी मुलाकात के लिए आओ। जब वह ससुराल पहुँचे, मनोहरा देवी की चिता जल चुकी थी। फिर उनके गांव गढ़कोला में बड़े भाई भाभी, उनकी दूधमुही बच्ची और चाचा गुजर गए थे। निराला लौटकर डलमऊ के अवधूत टीले पर बैठकर देखा करते थे, गंगा जैसे लाशों का ही प्रवाह थी। महामारी में यही होता है, इसी तरह की आफत आती है। पर जिस धैर्य से निराला ने उस सब का सामना किया, उसी धैर्य से हम लोगों को या आज के सब लोगों को आज की महामारी की स्थिति का सामना करना चाहिए और इससे बाहर निकलना चाहिए। जन सामान्य का योगदान हर स्थिति में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महामारी का शिकार तो सबसे अधिक जन सामान्य ही होता है। उसको न दवा की सुविधा होती है, न साधन होता है। संपन्न लोगों को तो 20 तरह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, गांव से लेकर शहरों तक। पर इसीलिए महामारी के शिकार पहले भी और अब भी सबसे अधिक गरीब और साधनहीन लोग ही होते थे। मैंने स्वयं अपने आरंभिक जीवन में बचपन में प्लेग और हैजा 2 महामारियों को देखा है। तब लोग गांव से बाहर निकलकर घर बनाते थे और रहते थे, लेकिन बाहर रहते हुए एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे से सहयोग, एक दूसरे की देखभाल किया करते थे। आज भी उस सब की जरूरत है और उसी से हम लोग इस मौत की महामारी से मुक्त हो सकते हैं और लड़ सकते हैं।
यही मेरा आप सबसे निवेदन है। हो गया? ठीक है जी। अब कुछ मतलब का निकला?